हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा होने वाला है सेट का। सेट पे अब हम लोग सेट के कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, सेट पे जो ऑपरेशन लगते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। आज से क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। वहां पे जाने से पहले, एप्लीकेशन ऑफ सेट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा भी एक एप्लीकेशन है जो स्टेप अप एकेडमी करके है। तो आप गूगल में प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे स्टेप अप एकेडमी सर्च कीजिएगा। मे भी हो सकता है आपको 2-3 टाइप का स्टेप अप एकेडमी दिखेगा। तो आपको जिस स्टेप अप एकेडमी पे ये लोगो दिखेगा, आप वही हमारा मेन ऐप है, बाकी फेक है ना। उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप का ये मेन फायदा ये है कि वहां पे ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। आप 11th में हो या 12th में हो या जेई ड्रॉपर में हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ ऐप पे ना आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगा। इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ देर में। और ऑनलाइन क्लासरूम होगा। ये सबसे मेन फीचर हमारा ना जो ऐप है उसका ये रहेगा, आपका गेट, हमें जो भी आपके नोट्स होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अब रही टेस्ट सीरीज की बात, तो हमारा एक टेस्ट सीरीज है सेंट्स के नाम से। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आप कितना पढ़े हैं, आपने कितना सीखा अभी तक, जब तक कोई टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना होगा। एक मॉक टेस्ट सीरीज जो भी है वो आप ज्वाइन करिए। तो हमारा सेंस करके एक टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम फ़ी है। ये आपको ऐप पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा अगर आप ऐप में जाते हैं तो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो ऐप में ही आपको तो देख रहे हैं। ये मैं इन्फॉर्मेशन उनके लिए दे रहा हूं जो हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने ऐप इंस्टॉल कर ही रखा है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है, इसका कुछ एडवांटेज ये है। पहला तो एडवांटेज ये है कि सर अगर हम जेई का एग्जाम देंगे तो हमें एक अच्छा टेस्ट सीरीज रखना चाहिए। एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप दूसरे टेस्ट सीरीज को देखोगे तो आप सिर्फ एक टेस्ट देते हो। इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि जिस भी टॉपिक का आपको टेस्ट देना होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उस वीडियोस को आपको ऐप पे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड देन टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो मेन फीचर इसका यह है कि आपको जो सॉल्यूशन होगा पीडीएफ फॉर्म में भी होगा, वीडियो फॉर्म में भी होगा, दोनों फॉर्म में होगा। एज वेल एज टेस्ट में जो भी टॉपिक आपको आने वाला है उस टॉपिक की लेक्चर्स आपको पहले से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ऐप पे आप देखिएगा, वहां पे ना किस डेट को कौन से टॉपिक का टेस्ट होने वाला, सारा कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा होने वाला है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग मेनली एप्लीकेशन ऑफ सेट करने वाले हैं। इसमें ये जो ड्रॉपर के स्टूडेंट होंगे उनको तो ये देखते ही समझ में आ गया होगा अच्छा क्या करने वाले हैं। और जो 11th के स्टूडेंट हैं तो इनको मैं कुछ बताऊं, कुछ रिजल्ट्स हैं, 7-8 रिजल्ट हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि पहला रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजल्ट तो आपको ध्यान ही रखना है। कौन सा रिजल्ट, एक मिनट में कलर इसका चेंज कर लूं, ठीक है। पहला रिजल्ट आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी याद रखना है। ये सर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये कैसे आया, क्यों आया, मैं तो वैसे बोलूंगा इसके डीप में मत जाओ, मैं थोड़ा सा लेकिन इसको ना वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूं एक्चुअल में ये है क्या, ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, जैसे ये पार्ट 1 मान लो, इसको पार्ट 2 मान लेते हैं, इसको पार्ट 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा, मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो कौन कौन सा पार्ट आएगा, पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट आ जाएंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कुछ स्टूडेंट को लगता होगा सर नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट है सबके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है ना सर, जितने ए में एलिमेंट है जितने बी में एलिमेंट है सबको बता दो ऐड करके। तो देखो जब आप नंबर ऑफ ए बता रहे होगे ना, तो अगर मैं नंबर ऑफ ए की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर पार्ट 1 में जितने एलिमेंट है और पार्ट 2 में जितने एलिमेंट है। जब आप नंबर ऑफ बी बता रहे होगे तो आप क्या बोलोगे, पार्ट 2 में जितने एलिमेंट है और पार्ट 3 में जितने एलिमेंट है, ये सब हो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, आप इस पार्ट को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। हाँ सर, एक ही पार्ट को आप 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे उस पार्ट को ना, ये जो पार्ट 2 है एक बार हटा देना है। और पार्ट 2 का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आ गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, चमक गया। हाँ, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा, मैं आपको बताया हूं डिसजॉइंट का मतलब कॉमन कुछ भी ना हो, तो सिंपल ए और बी अगर है, इसमें कुछ भी डिसजॉइंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाता, ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला बन जाता वो हो जाता नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। सिंपल, नथिंग एल्स। समझा,
ठीक है सर। तो आओ देखते हैं यहाँ पे ना कुछ रिजल्ट है। पहला है हमारा जो कि अभी हमने देखा, और दूसरा क्या है, जब अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होगा, ठीक है, डिसजॉइंट सेट होंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए माइनस बी। देखो यहाँ पे मैं जितने भी रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ ना, सुनना पहले, ये जितने भी रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वही कहाँ गए हो, ये जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप वेन डायग्राम से सबको आराम से याद रख सकते हैं। एक दो बार वेन डायग्राम से भी अपन देख लेंगे और फिर आप दो चार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बार तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप वेन डायग्राम से फॉर्मूला खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ए माइनस बी कह रहा है। नंबर ऑफ ए माइनस बी का क्या मतलब है, सिर्फ नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब है, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो खुद बताओ आप मुझे, ये ए है ये बी है, ठीक है। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछ रहा हूं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ ए में कितने एलिमेंट है। जैसे ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 था, तो ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए का एलिमेंट, मतलब सिर्फ ये वाला एलिमेंट। तो आप खुद बताइए, मैं टोटल एलिमेंट जितने ए में है, ए में जितने हैं उसको मैं माइनस कर देता हूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। बोलो हाँ या ना। ए के सारे एलिमेंट को काउंट कर लो और उसमें ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा दो, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस सिंपल, क्लियर हुआ जी सर। तो ये चीज हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद नंबर ऑफ ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, इसको मैं इधर ले आऊं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद हो गया। अब है ये सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ खुद। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा यार मुझे नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बताओ, तो आप कहोगे सर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, मतलब इसका तो मतलब ये है ना सर कि सिर्फ ए वाला है ना, और प्लस कर देना है उसको सिर्फ बी वाले में से। बिल्कुल यही है इसका मतलब। नंबर ऑफ, वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी क्या होता है, तो सर ये हो जाता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या हो जाता है दोस्तों, यूनियन हो जाता है, यही तो होता है ना। तो यहां से मैं कहूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें जितने एलिमेंट काउंट कर लो, इसमें जितने फिर ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ ए, और इसमें मैं माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसमें कितना हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ बी हो जाएगा, फिर इसमें मैं सेपरेट कर दूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अगर मैं नया फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ए याद कर लो, नंबर ऑफ बी कर लो, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लो। क्या समझे, समझ में आया, सिंपल। अब सुनो, इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो, एक और वेन डायग्राम से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी बोल रहा हूं तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि सिर्फ ए का एलिमेंट काउंट कीजिए, सिर्फ बी का एलिमेंट काउंट कीजिए। क्या बोला मैंने, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी मैं बोल रहा हूं, ये ए है ये बी है, ये पार्ट 1 मान लो, पार्ट 2 पार्ट 3 मान लो, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी पूछ रहा हूं तो पार्ट 1 का मतलब क्या है, इस वाले को ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड कर लो, फिर इसमें क्या करो, ऐड कर दो पार्ट बी वाला एलिमेंट, बी का क्या है 2 और 3 को आप ऐड कर लो, 5 मत लिख देना, ये मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 पार्ट 3, और फिर इसको क्या करो, हटा दो। तो क्या हटाओगे, पार्ट 2 को आप 2 बार हटाओगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी को ऐड कर दो और उनके इंटरसेक्शन को 2 बार हटाओ। 2 बार इसलिए हटाने बोल रहा हूं क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में ए भी आएगा और बी भी आ जाएगा, है ना। ए में भी इंटरसेक्शन में रहेगा, ए वाला पार्ट ए में भी होगा, ये वाला पार्ट बी में भी होगा। क्लियर, इसमें भी कॉमन वाला पार्ट आएगा, इसमें भी आएगा, उसको हटा देना है। सिंपल ये फॉर्मूला था। तो आप देख रहे हो कि मैं सिंपल ना, आपको ये नहीं भी याद होगा ना तो आप कुछ क्वेश्चन में पूछेगा तो आप खुद से तुरंत फॉर्मूला बनाएंगे और कर लेंगे आराम से। तो ये मेरा 4 हो गया, क्लियर हो गया। एक बार इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 5th में आओ, एकदम इसको याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका याद रखिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको याद है, ये आता है, ये नंबर ऑफ ए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वहां से ये फॉर्मूला बनता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, मैं उसको ना आगे की क्लासेस में अभी बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे अभी भी बताऊंगा तो, लेकिन 11th वाले कहेंगे ये क्या है सर, है ना। तो अभी के लिए आप क्या करना है, इसको बस लिख लो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन है, और फिर क्या करना है, अपने को ऐड कर देना उन तीनों के इंटरसेक्शन को। क्या ये आपको याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सबके नंबर ऑफ ए बी और सी सबके नंबर को आप ऐड कर लो, फिर उसके कॉमन वाले को किसी दो के कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर क्या करना है, ऐड कर देना है तीनों के कॉमन को। याद रहेगा जी सर।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए और बी। एग्जैक्टली दो किसी दो में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली किसी दो का मतलब है जैसे एक सेट ए है, एक बी है, एक सी है, या तो ए बी में हो, या तो सिर्फ बी सी में हो, या तो ए सी में हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, उनके तीनों के इंटरसेक्शन को आप ऐड कर दोगे, फिर क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे थ्राइस इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या तो सिर्फ ए बी में होगा, या मतलब प्लस सिखाया हूं पहले भी, या तो बी सी में होगा, या तो सी ए में होगा। फिर क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे उसके कॉमन को, 3 बार लेंगे कॉमन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ए बी के भी होंगे, बी सी के भी होंगे, ए सी के भी होंगे, 3 बार हटा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा सिर्फ किसी दो में होगा। ओके जी सर। नेक्स्ट है हमारा एग्जैक्टली टू ऑफ, किसी दो में होना चाहिए। तो आप ए बी सी को ऐड करो, फिर क्या करो, ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी ये कर लेंगे, है ना, और फिर हमको इसको ऐड कर लेना है। तो देखो ये जो 7 नंबर है ना, 7, बस ये वाला एक ना आपको याद रखना है, इस वाले में बस मेहनत करना, बाकी आपको सब याद रह जाएगा। 7 वाले में और एग्जैक्टली 2 वाले में, ये दो मैं आपको कहूंगा एक बार प्लीज इसको ना रट लो। मैं तो वैसे मना करता हूं रटने से, लेकिन इन दोनों को मैं कुछ देर के लिए बोल रहा हूं रट के रखना। अब ये दोनों जो है ना, इसको आप डिमॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं। 8 और 9 एक बार मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, देखो मेरे को नंबर ऑफ नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन, ये वाला 8 वाला देखो ये पूछ रहा है। तो मैं सोचूंगा यार इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊं। तो देखो कैसे बनाएंगे, चलो पलट के बताते हैं। मुझे इसका मान लो फॉर्मूला बनाना है, तो मैं सोचूंगा यार इसका फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए। तो मुझे चमकेगा यार यहाँ पे ना डिमॉर्गन्स है, मैं होल का कॉम्प्लीमेंट अगर ले लूँ, है ना, अगर मैं होल का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये पलट दूंगा। बोलो डिमॉर्गन्स लॉ यही तो कहता है, अलग अलग कर दो, एक बार को 2 बार कर दो, फिर इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। फिर मुझे ये क्या दिखेगा, होल का कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में मैं माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो जो बचेगा, अगर मान लो मैं यूनिवर्सल सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, कोई सेट ए है तो यू माइनस ए करके निकलता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछूंगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा दो, उतना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में बचेगा। उतना क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से हटा दो किसको, ए में जितने एलिमेंट होंगे। तो वहीं से ये फॉर्मूला मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसमें से हटा दो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को। चमका, बस ये चीज है। तो यहीं से ये दोनों फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या किया गया, होल का कॉम्प्लीमेंट लिया, देखो डैश, फिर इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया, और फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं बच्चों, आप लोग क्या करो, इनका ना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका ले लीजिएगा। ठीक है, और लिख लेना कॉपी पे। बस ये जो नंबर है ना 6 और 7, इसको मैं बोलूंगा आपको रट लो, बाकी तो तुम आराम से बना सकते हो उससे, वेन डायग्राम से, है ना। वैसे ये भी बन जाएगा, लेकिन इसको रट लीजिए कुछ दिन के लिए। चलिए हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपने सवाल पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, नंबर ऑफ x दिया हुआ है, नंबर ऑफ y दिया हुआ है, नंबर ऑफ x यूनियन y पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, ये तो हलवा सवाल है सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर, जी में से क्वेश्चन नहीं आते ना बेटा, जा रहे जी के क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ x कितना है सर, 17 है। नंबर ऑफ y कितना है, और नंबर ऑफ y कितने हैं उसमें, एक सेट y है 23 है। मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो और कुछ हो, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है ड्रॉपर्स वाले को। हाँ, जो 11th में है मैं उनको बता दूं, देखो बच्चों, इसमें मेरे को ये पूछ रहा है फॉर्मूला, मेरे को नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है। तो आप खुद बताओ मुझे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई और माइनस ऑफ नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होगा जी सर। तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का क्या मतलब है, ये 38 है। सिंपल फॉर्मूला में रख रहा हूं, ये कितना आया हुआ है 17 है, और ये कितना है 23 है, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लेंगे, तो उसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 38, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब सिंपल था ये तो, है ना। लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी था, बहुत इजी था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो आप कर लोगे ना, आराम से कर लोगे। एक्स और वाई टू सेट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्स है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई है, इजी क्वेश्चन है। आप खुद बताइए नंबर ऑफ, देखो हर बार ना फॉर्मूला लिख लिया करो, उससे क्या होगा ना, आपको याद रटा जाएगा पूरा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, जिसकी जिसकी वैल्यू है दी हुई है रखते चलो। 76
नंबर ऑफ एक्स 45, नंबर ऑफ वाई नहीं पता है ना, इन कॉमन में कितना है 12 है, तो ये 76 हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दो 35, ये हो गया 33 प्लस नंबर ऑफ वाई, तो यहाँ से नंबर ऑफ वाई कितनी आ गई, तो सर 76 में ना हम लोग 33 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, 3 और 4 43 हो गया, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, अपने को दिख रहा है यहाँ पे ए और बी दो सेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए पता है दिख रहा है, नंबर ऑफ बी दिख रहा है, ओके नंबर ऑफ एक मिनट बेटा, ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो अपने से ये सब पूछ रहा है, ये बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, फर्स्ट नंबर इसको मानिएगा, ये मेरा सेकेंड नंबर है क्वेश्चन, ये मेरा थर्ड नंबर है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ओके, ये यहाँ पे ना ये फोर्थ नंबर है ना, ये मेरे पास ये कुछ नहीं, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ है ना, तो पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये तो सिंपल निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला जल्दी बताओ सर, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस वैल्यू रखते चलो काम बन जाएगा, ए यूनियन बी 38 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए कितना 17, नंबर ऑफ बी कितना 23, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ये तो वही पहला वाला ही सवाल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सिंपल, पहले का आंसर आ गया। अब आ जाओ सेकेंड में आते हैं, ये हो गया, इसका आंसर 2 हो गया, सेकेंड में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी अभी मैं बताया हूं क्या होता है, सिर्फ ए में एलिमेंट, अब मैं फॉर्मूला कॉपी पे फॉर्मूला मत देखना इसका, अपन फॉर्मूला फिर से बनाते हैं, हम लोग फिर से बनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, सिर्फ ए में कितना एलिमेंट होगा, तो मैं खुद पूछूंगा सिर्फ ए में कितना एलिमेंट होगा, तो आप बताओ सर ए यूनियन बी देख लो कितने एलिमेंट है ए यूनियन बी में, उसमें अगर मैं ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट हटा दूं तो सिर्फ ए का एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खुद बताओ, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है उसमें ए का और बी का सब आ जाएगा, उसमें से मैं बी के सारे एलिमेंट को हटा दूंगा तो सिर्फ ए का बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें से मैं बी माइनस कर दूंगा, तो जो दूसरा, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर में मेरे पास है नंबर ऑफ क्या निकालना है ए माइनस बी, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि या तो आप ए यूनियन बी में क्या हटा दो, नंबर ऑफ बी हटा दो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर इससे अच्छा ऐसा भी नहीं सोच सकते सर, ए में से एक काम करते हैं सर कॉमन हटा दो दोनों को, ये भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, पहले इससे देखो आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी में कितना है 38 है, और बी में कितना है दोस्तों, बी में 23 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, या फिर इसका एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मैं इधर बता रहा हूँ, सुनो, इसका ना एक और फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, नंबर ऑफ ए माइनस बी को आप ये भी लिख सकते हैं कि ए में जितने हैं ना, या तो टोटल में बी को हटा दो, या तो सिर्फ ए में क्या करो आप, ए में क्या करो उसके कॉमन वाले पार्ट को हटा दो, तो मैं जो आपको फॉर्मूला बताया हूं अभी ये वाला आपकी कॉपी पे है, तो देखो मैंने इस फॉर्मूला से भी किया, तो देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, ए में कितना है, ए में बताओ कितना है, ए में है कितना है 17 है, कितना है 17 है, और कॉमन में कितना है सर 2 है, कहीं निकाला था ना अभी, हाँ देखो 2 है, यहां से भी देखो 15 आ रहा है, तो इसलिए मैं आपसे कहा हूं कि फॉर्मूला आप याद करना तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो वेन डायग्राम से फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। चलो थर्ड में आ जाओ, थर्ड का क्या होगा, थर्ड का ये तो वही सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी में मैं क्या करूंगा, दोनों के कॉमन को हटा दूंगा, और क्या, या फिर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है क्या, दोनों के यूनियन में से ए यूनियन बी में से किसको हटा दो, ए वाले को हटा दो, है ना, तो अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो तो यहां से जरा देखो तो बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में 23 है, तो लिख दो 23 माइनस दोनों के कॉमन में 2 था, तो ये हो जाएगा 21। अच्छा अब ये वाला जब लगाओगे तो ए यूनियन बी में कितना है, जरा देखो तो ए यूनियन बी में 38 है, तो यहाँ लिख दो 38 माइनस नंबर ऑफ ए कितना, ए में कितना है, ए में 17 है, तो यहाँ पे 17 कर दीजिए, ये भी कितना आ गया, देखो 21 ही आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड वाला मैंने बता दिया। अब फोर्थ वाले में अपने से पूछ रहा है, फोर्थ वाले में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ, एग्जैक्टली वन ऑफ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, समझना है इसको, है ना, एलिमेंट्स इन
exactly one of A, exactly one of A and B, exactly one of A and B। exactly A और B का मतलब है A and B, ठीक है। A में होगा या फिर exactly B में होगा, कहने का मतलब है ये A में होगा exactly, या तो A में होगा एंड क्या किस में होगा, B में होगा, exactly A and B। तो सिंपल है इसमें, मतलब जैसे कोई एक एलिमेंट है, मैंने A उठा लिया, या तो ये सिर्फ A का होगा, या तो सिर्फ किसका होगा, या तो सिर्फ A का होगा ये, या तो सिर्फ B का होगा, दोनों में नहीं हो सकता, मतलब कॉमन में ना हो। तो कहने का तो मतलब यही है ना सर। अरे सर सिंपल है ये तो, इसका फॉर्मूला तो ये टोटल में से सर कॉमन को हटा दो, बोलो हाँ या ना, टोटल में से कॉमन को हटा दो। एग्जैक्टली A और B, मतलब कोई एक एलिमेंट A है, मान लो ये एक एलिमेंट है, या तो सिर्फ A में होगा ये, या तो सिर्फ B में होगा। तो एग्जैक्टली वन ऑफ का मतलब क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, एग्जैक्टली एग्जैक्ट A में होगा या तो B में होगा। तो टोटल में से कॉमन को हटा दो, मतलब ये जो है भाई दोनों में ना हो, या तो सिर्फ A का होगा या तो सिर्फ B का होगा। इस लाइन का ये मतलब है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से यूनियन था 38, लेट मी चेक वंस अगेन, यूनियन था 38 और कॉमन कितना है 2, तो ये कितना आ गया एग्जैक्टली 36। समझ में आया। तो इस तरीके से अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका ले लो फिर इसका ले लो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला सवाल है इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ A एंड B आर टू सेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, A यूनियन B दिया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल है, डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा सर। देखो अभी इजी क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। इजी करवाने का मतलब है जल्दी जल्दी से ना फॉर्मूला आपका रिकैप होते जा रहा है, रिवाइज होते जा रहा है ना। फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस कर ले, फिर अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ए दिया हुआ है अपने को, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ये निकालना है। इसका मतलब देखो क्या है, ये निकालना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो जरा फॉर्मूला एक बार बना लो पहले। इसका तो मतलब सर यही है ना, यही है ना, अलग अलग बार है तो होल का बार लगा के सर यूनियन कर दो। और सर ये तो ये है ना, यूनिवर्सल सेट में मेरे को माइनस कर देना है किसको, ए यूनियन बी को। तो अब ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। चलो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ज़रा देखो नंबर ऑफ ए में कितना है, 200 है ना। देखो अगर मैं इसका वेन डायग्राम दिखाऊँ ना आपको, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, इसमें 200 है, इसमें 300 है, टोटल तो 700 है। तो देखो ऐसा होगा कि इसमें टोटल 200 होंगे ए में, मान लो ए में कितने होंगे 200 होंगे, इसमें 300 है, तो मतलब कुछ कॉमन भी होगा उसमें, कुछ कॉमन भी हो। कॉमन कितना है 100 है। तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम देखो इसका ना, अगर मैं वेन डायग्राम दिखाऊं तो मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में कुछ आइडिया दे दूं। इनके कॉमन में ना स्टूडेंट्स 100 एलिमेंट है। ए में कितना 200 है, तो इधर ए का अकेला सिर्फ 100 होगा। बी में कितना है 300 है, 300 एलिमेंट्स है बी में, तो बी के एग्जैक्टली सिर्फ जो बी में बिलोंग कर रहा होगा वो 200 होगा। तो देखो बी में टोटल 300, ए में इतना, ये कितना हो गया टोटल 400। टोटल कितना हो गया 400, बाकी के 300 बाहर होंगे, बाकी के सिर्फ जो ना तो ए में होगा ना तो बी में होगा वो 300 बाहर होंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे भी सोच लिया और यहाँ से भी देखो 400 ही आएगा, ठीक है, और माइनस 100 ये हो गया 400, ठीक है। तो देखिएगा जरा ए यूनियन बी का में कितने एलिमेंट हो गए, 400 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, यूनिवर्सल सेट में कितना है 300, और देखिए ना वेन डायग्राम से मैंने डायरेक्ट आंसर भी निकाल दिया है 400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। देखो वेन डायग्राम से भी वही आया था, समझ में आया। लिख लीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक सिंपल है, ये कर लो, फिर उसके बाद ना ये जो एक शानदार सवाल है ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ये देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ग्रुप है, यूनिवर्सल सेट 800 पीपल का है ना, 800 लोग हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं 800 है, ठीक है। 550 क्या स्पीक हिंदी, 500 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो मैं ऐसे से बोल देता हूँ हिंदी वाले को, है ना, तो उसमें 550 है। 450 क्या स्पीक इंग्लिश, 450 की। अच्छा अब आपके मन में ना कभी कभी ना एक डाउट आता है, सर जो इंग्लिश बोलता होगा वो हिंदी नहीं बोलता होगा, अरे वो हिंदी भी बोलता होगा, तो सर स्पीक इंग्लिश है। अगर लिखा रहता 450 स्पीक ओनली इंग्लिश, अगर यहाँ पे ना ओनली इंग्लिश होता ना, तो ये अगर यहाँ पे ओनली लगा रहता ओनली इंग्लिश, तो इसका मतलब है जो हिंदी नहीं बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर सर ओनली इंग्लिश होता तो उसके लिए क्या हम लोग ये लिखते हैं, तो देखो उसमें आप लिखते हैं नंबर ऑफ इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, तो उसमें से आप हिंदी को हटाते, ऐसा करते।
तो इसका मतलब ये हो जाता नंबर ऑफ ई माइनस उनमें से उनके कॉमन को हटा देते। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा हिंदी वाले में कुछ लोग इंग्लिश वाले नहीं होंगे, इंग्लिश वाले में हिंदी वाले भी होंगे। टोटल 800 लोग हैं। अब आप सोच रहे हो सर देखो ना इनको जोड़ेंगे तो इससे तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। देखो ना, जैसे अभी एक क्वेश्चन किए हम लोग, कहा गया जी, हाँ ये, जैसे इसमें कितना था, बाहर यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने थे, देखो जरा 700 लोग थे। तो ए में था 200 और बी में था 300, तो बच गया कितना, 300 और रह गया। तो यहां से ना एक आपको ना मिस इन्फॉर्मेशन ना चला जाए कि इसमें होने के बाद कुछ ना कुछ एलिमेंट बचता है, ऐसा नहीं हो सकता है इसको ऐड करने पे से तुमको ज्यादा दिखे यूनिवर्सल सेट में। ऐसा इसलिए कभी कभी दिखेगा क्योंकि कुछ एलिमेंट ना कॉमन भी होते हैं। ये अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो 1000 हो रहा है, देखो, और 1000 अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो 1000 लोग हो रहे हैं, लेकिन है तो 800 ही। तो तुम कहोगे सर ये तो 1000 है, इंग्लिश बोलता है 550, इंग्लिश बोलता है 450, हिंदी बोलता है 550, तो सर ये तो 1000 लोग हैं। इसमें ऐसे भी लोग को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए जो दोनों बोथ बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें ऐसे भी आदमी पीपल काउंट हो चुके हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपने उसको इंग्लिश में भी काउंट कर लिया, हिंदी में भी काउंट कर लिया है, 2 बार एक इंसान को काउंट कर लिया, इसलिए 1000 आ रहा है। ठीक है, ओके सर। चलो, तो अपने को निकालना है एंड, और एंड का मतलब याद रखिएगा, कभी भी, मैं पहले भी बताया हूं फिर से बता दे रहा हूं, कभी भी कहीं पे एंड देखो ना तो इसका मतलब इंटरसेक्शन समझना, और देखो तो इसका मतलब यूनियन समझना। इसको लिख लो, फिर से लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो, है ना। एंड का मतलब आपको इंटरसेक्शन समझना है, और का मतलब आपको यूनियन समझना है। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोल दो, या हिंदी एंड इंग्लिश बोल दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, अरे इसका तो ये मुझे निकालना है, तो कहने का मतलब है बस यही वाला फॉर्मूला लगा दो। इंग्लिश यूनियन हिंदी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ हिंदी, और उसमें क्या करेंगे, उसको कॉमन को हटा देंगे, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी को। तो नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है 450, नंबर ऑफ हिंदी कितना है 550। इसमें इनके कॉमन को हटाना है सर, कॉमन तो निकालना ही है, तो कॉमन कॉमन बोले तो टोटल कितना हो गया। अच्छा एक और चीज़ सर, यहाँ पे इंग्लिश यूनियन हिंदी तो दिया ही नहीं है, तो उसको क्या करो 800 ले लो, 800 ले लो। ठीक है, तो फिर आपके मन में आएगा, अरे सर एक बात बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में सर यूनियन तो कुछ और था, अगर मैं इसका यूनियन देखूं टोटल में कितना है, ये तो 400 है, और अगर आप अभी जो मुझे कह रहे हो कि यूनियन को यहाँ पे आप 800 ले लो, इस बार तो सर यूनियन कितना था, देखना समझना, इस बार अगर मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं तो टोटल कितना है 400 है, और यहां पे तो सर 700 है। तो अभी के लिए सर इस क्वेश्चन में तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि जो टोटल दिया है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट वो मान लो। तो देखो, जब कभी भी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी को ऐड करके यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा जो यूनिवर्सल सेट दिया रहता है एक्चुअल में ये जानते हो क्या दिया रहता है, नंबर ऑफ, ये है इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले टोटल लोग हैं, याद रखना। जब कभी भी इनको ऐड करने पे आपको इससे ज़्यादा दिखे तो समझना ये दिया हुआ है, और इसको ऐड करने पे, है ना, समझ लो ना, इससे कम दिखे ना तो आप ऐसा समझिएगा ये चीज़ क्या है मेरे पास, इससे कम दिखे तो ये वाला सिचुएशन हो जाएगा, ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है। तो आ जाओ आप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है आपका इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, तो यहाँ से अपने को निकालना है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बोल दो, या इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, तो ये कितना हो जाएगा 0,000 माइनस 800, तो बोले तो 200, ये 200 हो जाएंगे, चमके, सिंपल। ठीक है, लिख लीजिए, याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट आप माने तो हो, लेकिन एक्चुअल में ये हिंदी यूनियन इंग्लिश था, अगर इनको ऐड करने पे से ज़्यादा आया तो ये ले लेंगे, और कम आया तो ये वाला सिचुएशन एक्चुअल में ये वाला है। तो वेन डायग्राम आप बना के थोड़ा सा सोच सकते हो अच्छे से। ठीक है, लिख लीजिएगा। और ऐसे भी नहीं, इस क्वेश्चन को तो वेन डायग्राम से भी आराम से आप कर सकते थे, आराम से वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि सर टोटल 800 लोग हैं, ये इंग्लिश वाला ये हिंदी वाला है, तो इसमें टोटल 800 रखने हैं आपको, तो देख लेना इसमें कितना है, इसमें 550 कह रहा है, इसमें 450 कह रहा है, तो कॉमन कितना है, वैसे कॉमन कितना निकाले हम लोग, 200 निकाले, 200 कॉमन है। 200 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, तो आप वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, है ना। आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें और बेहतरीन सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अब चलो 2 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे। ये वाला सवाल, इसमें क्वेश्चन एक है लेकिन है बहुत सारे पार्ट, 4 पार्ट तो यही हो गया, और 5 6 7 8, तो देखो और भी है क्या, नहीं, फिर क्वेश्चन ही चेंज है। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक्चुअली में 3 सेट आए, अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन किए ना वो 2 सेट वाला किए, इसमें ना 3 सेट आ गया है, ABC करके लेंगे, है ना। अब इसको हम लोग ना
नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ने इसका ना एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जिसमें कि विदाउट फॉर्मूला लगाए हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखो वैसे हम लोग इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए ना ये सब, इसको भी हम लोग विदाउट फॉर्मूला लगा के कर सकते थे। ये मैं करवा देता हूँ, फिर एक डेमो दे दूंगा दूसरे वाले का, कि अगर 2 ही सेट होगा तो भी हम लोग विदाउट फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो अपने पास एक सर्वे हुआ जिसमें कि ये देखा जा रहा है, इस सर्वे में ये देखा जा रहा है कि 15 मैथमेटिक्स लिया। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो 15 स्टूडेंट होंगे ना वो सिर्फ मैथमेटिक्स लिए होंगे। अगर यहां पे लिखा होता ना 15 हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स, तो 15 का मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स वाला होता। फिर तुम कहोगे तो सर इसका क्या मतलब है 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, इसका मतलब है 15 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं, उसके साथ कोई और सब्जेक्ट भी लिए होंगे या नहीं भी लिए होंगे, लेकिन 15 तो मैथमेटिक्स लिए हैं, ऐसा है। ठीक है, 12 हैड टेकन क्या है, फिजिक्स है, मतलब 12 स्टूडेंट फिजिक्स लिए हैं, फिजिक्स ही लिए हैं। हो सकता है फिजिक्स के साथ मैथ और केमिस्ट्री भी कुछ लिए होंगे, लेकिन फिजिक्स तो 12 लिए ही हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, और 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, मतलब 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री लिए हैं। हो सकता है उसमें कुछ मैथ वाले भी होंगे, कुछ फिजिक्स वाले भी होंगे, लेकिन 11 में 11 कंपल्सरी वो केमिस्ट्री तो लिए होंगे, उसके साथ मैथ भी ले सकते हैं या फिजिक्स भी ले सकते हैं या कोई एक लिए होंगे। नेक्स्ट है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, अच्छा मैथ एंड केमिस्ट्री ओनली नहीं है, उसमें ऐसा हो सकता है मैथ और केमिस्ट्री वो 5 स्टूडेंट का डन है, फिजिक्स होगा भी नहीं भी होगा उसका सब्जेक्ट। ठीक है, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैथ और फिजिक्स कंफर्म है, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके केमिस्ट्री होंगे भी और कुछ ऐसे होंगे जिनके केमिस्ट्री नहीं भी होंगे। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं, उसमें से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मैथ लिए भी होंगे नहीं भी होंगे। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंपलसरी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों लिए होंगे। ठीक है सर, ये तो सवाल इतने में ही बहुत टफ हो गया, कुछ टफ नहीं है ना। अब आगे निकालते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज टेकन दैट। अच्छा यहाँ पे ना जो भी ये ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो चमक गया होगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है। 11th वाले स्टूडेंट आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया, तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, देखो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला लगाए हुए। किससे सॉल्व करेंगे बच्चों, वेन डायग्राम से। देखो मान लो मेरे पास ना ये एक रेक्टेंगुलर सेट है, ये तो जो थोड़ा और बड़ू बना लेता हूं मैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं यही। ठीक है, ये मान लो मैथ वाला है, ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, दिस इज मैथ फिजिक्स एंड व्हाट केमिस्ट्री, है ना। अब एक काम करते हैं कुछ देर के लिए ना इसके अंदर ना नेम रख देते हैं, ये ए वाला पार्ट है, ये बी का है, ये सी का है, डी ई एफ। अब तुम सोच रहे हो सर ये आप क्या कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। देखो अगर मैं पूछूंगा ना मैथ वाले स्टूडेंट कौन कौन है, तो तुम कहोगे सर ए है, बी है, डी है और ई है सॉरी। फिजिक्स वाला कौन कौन है, सी है, बी है, ई है, एफ है। और मैं पूछूंगा केमिस्ट्री वाला कौन कौन है, तो सर डी ई एफ और जी है। यहां तक की कहानी क्लियर। हाँ सर, अब अगर मैं पूछूंगा सिर्फ मैथ पढ़ने वाला कौन है, तो तुम कहोगे सर ए जो भी होगा वो सिर्फ मैथ वाला है, सिर्फ फिजिक्स वाला सी है, सिर्फ केमिस्ट्री वाला जी है ना। अच्छा मैं पूछूंगा फिजिक्स और मैथ वाला कौन कौन है बी और ई होगा, फिजिक्स और मैथ वाला। फिर कहोगे सर ई तो केमिस्ट्री में भी है, देखो केमिस्ट्री वाले गोले में भी ई है। हाँ है, फिजिक्स और मैथ का मतलब है बी और ई, बी एंड ई, बी प्लस ई। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ, ओनली फिजिक्स एंड मैथ, तो बी होगा सर। आइडिया कुछ लग रहा है। तो देखो अब जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूं। मैथ वाला कितना दिया हुआ था, देखो मैथ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट ऐसे जो मैथ लिए थे, आई होप 15 थे। फिर फिजिक्स वाले कितने हैं और केमिस्ट्री वाले कितने हैं वो लिख लेते हैं। मैथ वाले 15 हैं, फिजिक्स वाले 12 और केमिस्ट्री वाले 11। ऐसा ही है ना। हाँ ठीक है, अब देखो अब मैथ वाला 15 है, तो मैं अगर मैथ वाले में देखूं तो मैथ में मतलब इसमें इस गोले में कौन कौन स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ कंपलसरी मैथ लिए होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ मैथ लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे मैथ और केमिस्ट्री वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तीनों वाले होंगे। ठीक है ना, जो कि ई है। देखो ई का मतलब है मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो अगर मैं पूछूंगा मैथ का मतलब ये 15 का मतलब क्या है, तो तुम कहोगे सर ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये जितने भी हैं ना इन सबको जोड़ के ना मुझे मैथ वाले टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं देखो तो जरा,
प्लस एफ, ये कितना है फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं 12 स्टूडेंट है ना। ये जितने भी इस गोले के अंदर जितने स्टूडेंट आएंगे वो फिजिक्स के कहलाएंगे। हो सकते हैं उसमें मैथ वाले भी होंगे, केमिस्ट्री वाले होंगे, लेकिन कंपलसरी वो तो फिजिक्स वाला होगा ही, फिजिक्स का स्टूडेंट होगा ही वो, ठीक है। और केमिस्ट्री वाला कौन कौन है बताओ, इस गोले के अंदर जितने स्टूडेंट आएंगे वो सब केमिस्ट्री वाले होंगे, तो कौन कौन है, डी, ई, एफ और जी। यहां तक की कहानी क्लियर, ओके। अब सुनो, ये मेरा बस इंफॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और केमिस्ट्री तो कंफर्म है लिया होगा, हो सकता है उसमें से फिजिक्स वाला, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स वाले भी होंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी होंगे। तो 5 स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों, सॉरी मैथ और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं, मतलब मैथ एंड केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं। तो बताओ तो इसमें से मैथ और केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट कौन कौन है, मैथ और केमिस्ट्री वाला कौन कौन है, तो सर मैथ और केमिस्ट्री, सर ये वाला देखो, मैथ और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कौन कौन है, D प्लस ई, अगर मैं देखूंगा तो ये कौन कितना है, 5 है, ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री। आगे क्या लिखा हो, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ एंड फिजिक्स है ना, 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों लिए होंगे। तो जरा देखो तो मैथ और फिजिक्स वाला कौन कौन है, मैथ और फिजिक्स ये है B प्लस ई, देखो ये वाला जो है ये मैथ और फिजिक्स, तुम कहोगे सर ये वाला क्यों ले रहे हैं, ये ई तो केमिस्ट्री में भी है ना, तो ई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हो सकता है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ता होगा। तो कह रहा है कंपलसरी 5 स्टूडेंट, सॉरी 9 स्टूडेंट तो ऐसे कंपलसरी हैं जिन्होंने क्या क्या लिया है, मैथ और फिजिक्स लिया है। 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स लिया ही है, केमिस्ट्री का पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैथ और फिजिक्स क्या है, B प्लस ई, तो मैं यहां पे लिखूंगा B प्लस ई इक्वल टू 9, ओके। उसके बाद 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड 4 हैड टेकन फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। 4 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब E प्लस एफ, E एंड F है ना, कितने हैं 4, ठीक है। तो अगर E और F 4 है तो जरा बताओ तो E और F, सॉरी E और F का मतलब ये तो मैं बाद में लिखना था ना, एक मिनट, सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो जाता मेरे पास कितने हैं, ये 4th है, तो इसको मैं लिखूंगा E प्लस एफ इक्वल टू 4, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो आ जाओ जरा, 3 कौन कौन से स्टूडेंट है, ये वाला, ये तीनों सब्जेक्ट लिया है, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो मैं लिखूंगा E इक्वल टू कितना है बताओ, E इक्वल टू कितना, 3। यहाँ तक की कहानी क्लियर, बोलो सर क्लियर है। अब यहाँ से डन से सारे वैल्यू निकलेंगे, बताओ। देखो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, अब एकदम बस ये इन्फॉर्मेशन लिखने में बस टाइम लगा, अब स्पीड में देखो आंसर आएगा। तुम बोलोगे अरे सर ये तो बहुत हलवा तरीका है, ये तरीका ना हम लोग उसमें भी लगा सकते हैं, 2 वाले में भी। ये कितना 7th वाला है ना, ठीक है। देखो अब मैं, मेरे को एक बात बताओ, अच्छा ये सब लिख लेना ये सब, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लिख लीजिएगा। Here A denotes the number of students who read only mathematics, B denotes the number of students who read physics and math है ना, E number of students who read physics, chemistry and math all है ना, और G is the number of students who read chemistry only है ना, ये लिख लीजिएगा। D is the number of students who read math and chemistry only, F is the number of students who read physics and chemistry only। समझ रहे हो, आ रहा है या जा रही है, आ रहा है सर। C is the number of students who read only physics, ठीक है ना, ये लिखना है लिख लेना है ना, स्कूल वाले एग्जाम में आप लिख लीजिएगा। आ जाओ, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा, देखते जाओ। अगर मैं फ्रॉम 6 से चलो, फ्रॉम 6 पे आ जाइए, तो जरा 6 को देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, 6 में किसका वैल्यू दिया हुआ है बताओ। 6 में अगर मैं वैल्यू देखूं तो E की जगह पे मैं 3 रख दूं, 3 प्लस एफ इक्वल टू मैं 4 बोलूं तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बोले तो 1, तो f का वैल्यू आ गया 1। दिस इज वॉट, f का वैल्यू 1 है, ये क्या है। तो मैं अगर कहूँगा, अच्छा ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंस करके, E का वैल्यू कितना है मुझे पता है, 3 पता है, f का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। एक एक करके सबकी वैल्यू निकालनी, E और f आ चुका है अपने पास। चलो अब मैं चलता हूँ E और f, सॉरी फ्रॉम 5 से चलो, अब कहाँ से चलो, फ्रॉम 5। जरा देखो तो 5 में क्या क्या लिखा हुआ है, 5 में b प्लस ई इक्वल टू 9, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू तो निकालना है सर, b प्लस ई का वैल्यू कितना है, तो e का वैल्यू है 3 है ना, इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, b इक्वल टू हो जाएगा 6। ये चमकू
बी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। बी आ गया, ई आ गया और एफ भी पता है। अब चल लो 4 से डी आ जाएगा, ये तो बल्ले बल्ले, मतलब एक का वैल्यू आया सबका वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू निकला है ना, वो ये मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू आ गया है, सारी वैल्यू अब आ जाएगी, है ना। अब चलिए फ्रॉम 4 है ना, डी का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू मुझे पता है 3 = 5, तो यहां से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो बी का वैल्यू 6 आ गया, एफ का वैल्यू 1 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या क्या आ चुका है मेरे पास, टोटल कितने हैं 7 हैं। इस 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से मुझे पहला दूसरा तीसरा 4 की वैल्यू आ गई। अब ए का निकालना है, देखो बी पता है मुझे, डी भी पता है और ई भी पता है। तो फर्स्ट वाले से मेरे को ना क्या पता चल जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाले से मुझे ए का वैल्यू पता चल जाएगा। मैं अभी देखना सबकी वैल्यू निकालूंगा, फिर खटाखट आंसर आएगा। ये जो दिया हुआ है ना, ये खटाखट आंसर आने वाला है, देखना। फ्रॉम 1 लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखो ए। बी का वैल्यू मुझे पता है क्या, बी का वैल्यू पता है 6, ठीक है, लिख लेते हैं। उसके बाद ई का वैल्यू पता है क्या, 3 पता है, लिख लेते हैं। और उसके बाद डी का वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है 2, इक्वल टू मैं कितना रखूंगा 15। तो जरा यहाँ से बताओ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 3 9 2 11, 15 में से 11 गया तो कितना बचेगा 4, ए का वैल्यू आ गया 4, है ना। अब चलो सेकंड से तुम क्या करोगे, बी ई और एफ रख दोगे, सी आ जाएगा। सेकंड से आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगले पेज पे चलता हूँ। फ्रॉम सेकेंड तो क्या पता है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी है, जब देखो जरा सेकंड में, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ये 12। बी का वैल्यू तो मुझे निकालना है, बी का वैल्यू निकाल चुके हैं ना 6, सी का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू 3 था और एफ का वैल्यू कितना था, अभी मैंने निकाला था 1, है ना, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखिएगा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10, 12 में 10 गया तो बचेगा 2, सी का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। और किसका वैल्यू निकालना था, डी का वैल्यू आया है क्या, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर से चलेंगे तो मुझे ना जी का वैल्यू आ जाएगा, डी तो आ चुका है ना, डी यहाँ पे 2 है। फ्रॉम थर्ड से मुझे जी मिल जाएगा, फ्रॉम थर्ड आ जाओ। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड में है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी ई एफ और जी, जो कि कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ठीक है 11 है। तो यहाँ से डी का वैल्यू रख लेते हैं, डी का वैल्यू है, ई का वैल्यू तो चलो याद है मुझे 3 था, एफ का वैल्यू लेट मी चेक, एफ 1 है, डी 2 है, डू 1 जी। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो जी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। तो मेरे पास ना सारी वैल्यूज़ आ गई। अब एक एक करके ना मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू कुछ है अपने पास, बी कुछ है, सी कुछ है, डी कुछ है, ई का वैल्यू, एफ और जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू 5 है, लिख लो, है ना। सी का वैल्यू 2 है, लिख लेते हैं। और किसी का वैल्यू पता है मुझे, बी का वैल्यू 6 है, लिख दिया मैंने। ई का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू कितना लिखा, डी का वैल्यू 2 लिख दिया, और ए का वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी निकाला है मैंने 4, ये लिख दिया, है ना। यहाँ तक हो गया। अब सुनो, अब सवाल में चलते, सवाल में पूछ क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओनली केमिस्ट्री वाले, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन दैट, है ना। तो यहां से मैं देखता हूं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स हु टेकन, पहला वाला ओनली केमिस्ट्री, क्या है, ओनली केमिस्ट्री। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ क्या लिए हुए हैं, केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री वाला जरा बताओ तो मुझे कौन है जो सिर्फ केमिस्ट्री का पार्ट है। सर ये वाला जो पार्ट है सिर्फ केमिस्ट्री, बोले तो जी, है ना, कितना है जी। तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला कौन है, जी, जी है जी। तो वो कि 5 आ गया। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री लिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट ना हम लोग कुछ कंसेप्ट जेई वाले एग्जाम में, बोर्ड मतलब आपके स्कूल वाले 11th के एग्जाम में आ जाएगा, बोर्ड तो वैसे 12th में होता। लेकिन ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेई में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ये वाले कंसेप्ट लगाने से इजीली हो जाते हैं। करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में ना, पीवाईक्यू ही करवाने वाला हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा आराम से हो जाएगा, है ना। पीवाईक्यू में कराऊंगा ऐसा कंसेप्ट यूज़। तो ये हो गया मेरे पास, कितना आ गया, वही जी का ओनली केमिस्ट्री 5 आ गया। अब क्या निकालना है, देखो ओनली मैथमेटिक्स और ओनली फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड में निकालना है मुझे ओनली
मैथमेटिक्स, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स वाला देखो तो जो ए था, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो ए है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू ए, है ना, क्या लिखूंगा, इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 4। 4 ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। आइए ओनली फिजिक्स निकालते हैं, ओनली फिजिक्स, ए बी सी, शायद वो सी था। सिर्फ फिजिक्स कितने बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, सी। देखो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू सी, दैट इज व्हाट, सी का वैल्यू 2 आया हुआ। 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। तुम लोग में है कोई क्या? हाँ सर मैथ वाले भी हैं हमें, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। चलो अगला क्या कह रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओनली पी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, मैथमेटिक्स पढ़ता ही नहीं है वो, है ना। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, जरा वेन डायग्राम में देखो, ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है, लेकिन कुछ पार्ट ना मैथ वाले भी आ जा रहे हैं। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, इसमें मैथ नहीं आ रहा, मैथ उधर ही रह गया, है ना। तो जो कि क्या होगा, एफ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ओनली, तो मैं लिखूंगा ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। इसी का मतलब यही है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, है ना, उसका मतलब यही है ना, बट नॉट मैथमेटिक्स, बट नॉट मैथमेटिक्स, जो कि कितना आ जाएगा बताओ, क्या था, एफ था ना, हाँ एफ था, और एफ की वैल्यू कितनी 1। एक ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना, मैथ पढ़ने वाले की जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर तो नाराज़ हो जाएंगे यार ये देख के। चलो अब फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ में मुझे क्या कह रहा है, कितना क्या कह रहा है फिफ्थ में, देखो जरा, फिफ्थ में कह रहा है, वही फिफ्थ कहाँ गए हो, फिफ्थ में कह रहा है ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो आ जाओ यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, इसी यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखो तो फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं, बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स वाले ये बी, क्योंकि ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, ये मैथ और फिजिक्स का कॉमन तो ये है, लेकिन इस कॉमन में कुछ पार्ट ना केमिस्ट्री का भी आ रहा है, तो मतलब मुझे सिर्फ मैथ और फिजिक्स रखना है, तो जो कि क्या होगा, बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, और बी की वैल्यू कितना निकाले थे, देख लो जरा, बी की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है वो या तो मैथ पढ़ता होगा, या तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता होगा, या तो फिजिक्स पढ़ता होगा। इसका क्या मतलब है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट है ये मेंशन नहीं है, जैसे मैं बोलूंगा मैं तो कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो तुम्हें लग रहा होगा हाँ सर आप तो मैथ सिर्फ पढ़ते हैं ना, तो मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, या तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता हूँ, या तो सिर्फ केमिस्ट्री, या तो सिर्फ मैथ। तो इसका मतलब है या तो वो स्टूडेंट या तो सिर्फ मैथ पढ़ता होगा, या फिर क्या पढ़ता होगा, वो फिजिक्स पढ़ता होगा, या फिर वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता होगा। और मैं आपको सिखाया हूँ और का मतलब आप क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो मैथ वाला होगा ए, सी और जी। आई होप जी का मतलब है गोले में चलते, या तो सिर्फ मैथ पढ़ता होगा, सिर्फ केमिस्ट्री, या तो सिर्फ मैथ, या तो सिर्फ फिजिक्स, या तो सिर्फ केमिस्ट्री। तो ए प्लस सी प्लस जी, ए का वैल्यू कितना है 4, ए प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 2 5, 4 2 और 5, ये हो जाएगा 11। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो वो पढ़ता ही होगा। तो ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब या तो मैथ पढ़ता होगा, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो तीनों, या तो कोई दो, ऐसा। तो ये जब निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कम से कम एक, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, सबको जोड़ दो और कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको जोड़ दीजिए, है ना। आ जाओ जोड़ देते, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 6 4 10 2 12 2 14 और ये 15 15 5 20 3 23 23, ये 23 आ जाएगा, सबकी वैल्यू को रख दिए। अब नन ऑफ द सब्जेक्ट कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, तो टोटल कितने थे सर्वे में, 25 स्टूडेंट थे, देख लो। अब 25 स्टूडेंट में लिखा हुआ है कोई भी सब्जेक्ट, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ते ही नहीं है, है ना, जो पढ़ते ही नहीं है। तो टोटल में से ये क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये कितना कर दोगे, इसको माइनस कर देना, है ना, क्योंकि 23 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं वो, तो 2 ही स्टूडेंट ऐसे जो एकदम पढ़ते नहीं, एकदम नालायक बच्चे आए हैं,
है ना। तो कभी भी याद रखिएगा, नन कभी भी आएगा ना हमेशा, तो याद रखना टोटल माइनस एटलीस्ट 1 कर देना, टोटल माइनस एटलीस्ट 1 कर दिया कीजिएगा। ये हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये कंसेप्ट लगाएंगे। जब भी नन का रहेगा तो टोटल माइनस एटलीस्ट 1, या एटलीस्ट 1 का सवाल रहेगा तो टोटल माइनस नन कर देंगे। इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले लो, ठीक है। लिखिएगा। तो ये सवाल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, रुकिए बता रहा हूँ कहाँ से लेना। पहले इसका लीजिएगा, ठीक है, फिर दिस एंड दिस, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नहीं लिखे हो तो वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा। अब ये वाला सवाल पढ़िए। चलिए, इसको भी अब हम लोग ना वैसे ही करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने का, है ना। आओ, क्या लिखा हुआ, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज है, वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश वाले कितने, 18 हैं, ठीक है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश पढ़ता होगा लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता होगा। हिंदी कंपलसरी नहीं है इंग्लिश के साथ। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ इंग्लिश है और इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश वाला नहीं है। फिर क्या मतलब है सर? इसका मतलब है इंग्लिश पढ़ता होगा और हिंदी नहीं पढ़ता होगा। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ता होगा ये बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी, कोई और लैंग्वेज पढ़ रहा होगा, वो इंग्लिश के साथ साथ कोई और फ्रेंच, जापानीज कुछ भी होगा, है ना, उर्दू, फारसी, कुछ और लैंग्वेज होगा। बट इंग्लिश के साथ कंपलसरी हिंदी तो नहीं होगा। इंग्लिश के साथ कोई और सब्जेक्ट, कोई और लैंग्वेज हो सकता है, जो कि 23 है, ठीक है। अच्छा, एक लैंग्वेज संस्कृत है यहाँ पे। एंड इंग्लिश एंड संस्कृत वाले कितने, 8 है। इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है। अब देखो, इंग्लिश और संस्कृत 8 है, इसका मतलब सर इसमें ऐसा है क्या हिंदी वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। इंग्लिश एंड ऐसा लिखा होता ना, ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत, तो मैं मान के चलता, ये देखो ये 8 स्टूडेंट ऐसा होता ना जो सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत पढ़ रहा है, हिंदी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश और संस्कृत। तो कंपलसरी ये कोई 8 स्टूडेंट होगा, वो इंग्लिश और संस्कृत तो 100% पढ़ता होगा। लेकिन उस 8 में से कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी भी पढ़ ले रहे होंगे, मतलब ऑप्शनल में हिंदी पढ़ ले रहे होंगे, लेकिन कंपलसरी इंग्लिश और संस्कृत तो पढ़ ही रहा होगा 8 स्टूडेंट। उस 8 में से कुछ होगा जो हिंदी भी पढ़ रहा होगा, कुछ होगा नहीं भी पढ़ रहा होगा। इंग्लिश कितना है, 26, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंग्लिश, देखो इन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश ओनली 18 और यहाँ लिखा है इंग्लिश 26, है ना, 26। तो ये है 18 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता, और ये 26 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते तो हैं, इंग्लिश 100% पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हिंदी और संस्कृत पढ़ भी रहे होंगे, नहीं भी पढ़ रहे होंगे, वी कांट से। लेकिन कंपलसरी ये 26 इंग्लिश पढ़ रहा होगा, हिंदी वाला भी होगा इसमें, संस्कृत वाला भी होगा। इसमें है 100% 18 इंग्लिश ही पढ़ रहा होगा, संस्कृत और हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। संस्कृत 48 है, इसका मतलब है 48 स्टूडेंट तो संस्कृत कंपलसरी पढ़ रहे होंगे, उसके साथ इंग्लिश और हिंदी होंगे भी, नहीं भी होंगे। और संस्कृत एंड हिंदी 8 है, इसके साथ हिंदी भी, इंग्लिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी नहीं पता अपने को, है ना। लेकिन इंग्लिश, सॉरी, संस्कृत और हिंदी तो पढ़ ही रहा होगा। नो लैंग्वेज, अच्छा 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ते हैं, ओके। तो ये निकालना है मुझे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर स्टडिंग हिंदी, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ओनली हिंदी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, हिंदी के साथ कुछ और पढ़ भी रहे होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदी तो कंपलसरी उनको पढ़ना ही है। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी स्टडिंग इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे होंगे, बाकी पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, वी कांट से, ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाना पड़ेगा, विंड डायग्राम। क्या बनाते हैं, विंड डायग्राम नहीं जी, वैन डायग्राम है ना, विंड डायग्राम है ना, विंड डायग्राम नहीं है, वैन डायग्राम है, विंड। चलो 3 सब्जेक्ट है ना, 3 लैंग्वेज है ना। इसको मैं मान लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और ये संस्कृत वाला। चलो वही ABCDEF और G। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, अगर स्कूल के एग्जाम में करोगे तो लेट A बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश ओनली, B बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, E बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत तीनों, है ना। G इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड संस्कृत ओनली, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ओनली इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे रुक जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश ओनली 18 है ना, इंग्लिश ओनली या ओनली इंग्लिश लिखो, ओनली इंग्लिश
18 वाले हैं, ठीक है। तो जो कि कौन है, ए है। ओनली इंग्लिश में कौन है, ए है। तो मैं ए की वैल्यू क्या लिख देता हूँ, 18। ये ए का वैल्यू आ गया, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, ठीक है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश तो होगा, हिंदी कंपलसरी नहीं होगा। तो देखो कौन कौन हो सकता है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश वाला ये है ना, और डी भी है ना। ई नहीं लेंगे इंग्लिश वाले में ना, मैं बस ये वाला पार्ट लूंगा हिंदी को छोड़कर, मतलब ए प्लस डी ले लूंगा। कितना, मैं ए प्लस डी ले लूंगा 23। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने। इंग्लिश देखो, ए और डी, ए ऐसे स्टूडेंट है सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, डी एक ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश और संस्कृत वाले हैं, है ना। तो ये निकालना था, बस हिंदी वाला नहीं होना चाहिए, लिख दिया मैंने, आया, ठीक है। और क्या दिया हुआ देखो जरा, और है इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश और संस्कृत। तो देखो जरा इंग्लिश और संस्कृत का कौन सा पार्ट है, इंग्लिश और संस्कृत। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, तुम ये मत बोल देना डी, इस ये जो डी है ना, ये है ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत, और डी और इज ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये जो कॉमन आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है ना, ये इंग्लिश और संस्कृत का है। उसमें हिंदी वाला हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कुछ पार्ट हिंदी के हैं तो रहने दो। तो लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत, जो कि कितना 8 है। तो ज़रा लिख लो तो, इंग्लिश और संस्कृत मतलब डी प्लस ई, ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, है ना। चलो नाउ इंग्लिश है 26। अब देखो इंग्लिश का कौन कौन सा पार्ट है, ये पूरा इंग्लिश का पार्ट है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, है ना। इंग्लिश कितने हैं बच्चों, इंग्लिश है 26, तो मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, 26, ठीक है। और क्या क्या है देखो, संस्कृत, अच्छा संस्कृत आ जाओ। संस्कृत के कौन सा, ये पूरा संस्कृत का पार्ट है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना। संस्कृत डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो कि 23 है, ठीक है, ओके। नाउ और एक मिनट, 48 है ना, सॉरी 48 है ना, मैं 23 कहाँ से लिखा जी, 23 मैंने क्या देख लिया। उसके बाद संस्कृत एंड हिंदी 8 है, संस्कृत और हिंदी, ओके। संस्कृत एंड हिंदी 8 मतलब ई प्लस एफ, है ना। संस्कृत, देखो ये लिखने में बस समय लगता है, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। संस्कृत एंड हिंदी, इसमें ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले होंगे कि नहीं होंगे, संस्कृत और हिंदी तो कंपलसरी होंगे, इंग्लिश वाले हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। तो संस्कृत और हिंदी का कौन सा कॉमन है, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, कॉमन ये वाला ई प्लस एफ, जो कि कितना है जरा देख लूँ मैं, कितना था, 8 था, ठीक है 8 है। अच्छा नो लैंग्वेज कौन कितने हैं, नो लैंग्वेज वाले कितने हैं, तो नो लैंग्वेज 24 ऐसे स्टूडेंट है जो कि कुछ पढ़ते, कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ता है ना। अब आओ, अब सवाल में चलते हैं अपने को ना। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ए का वैल्यू पता है तो देखो फ्रॉम सेकंड से मुझे डी पता चल जाएगा, है ना। 1 बाय 1 मैं अब सवाल को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है, देखिएगा सवाल में फ्रॉम फर्स्ट, जरा फर्स्ट देखो तो, सॉरी सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट नहीं, फ्रॉम सेकेंड देखो ध्यान से, सेकेंड को ध्यान से देखो। अगर मैं सेकेंड को देखता हूँ तो क्या मुझे पता है, a प्लस डी का वैल्यू 23 है, a का वैल्यू मुझे पता है 18 है, प्लस d इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया 5, d का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या रखा, यहाँ लिख देंगे सिंस करके, a का वैल्यू कितना था मुझे पता 18 था, d का वैल्यू आ गया 5। अब d आ गया 5 तो देखो तो थर्ड से e भी आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं फ्रॉम थर्ड, d प्लस e कितना है 8 है, तो d का वैल्यू कितना है 5 है, 5 प्लस e इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। डी आ गया, ई आ गया, ओके। ए भी पता है, अब देखो ए पता है, डी पता है, ई पता है, तो बी यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पता मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं 4 5 6 और ये 7 है, ठीक है।
फ्रॉम 4, अब हम चलते हैं फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 4, तो जरा देखो तो 4 में क्या क्या है, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू वॉट, इक्वल टू है 26, क्या है 26 है। तो यहाँ से a का वैल्यू लिख लो, a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 18, 5 और 3, ठीक है 18, ये 18 हो गया, b तो निकालना है, ये 5 है और e का वैल्यू कितना था 3 था, ठीक 3 इक्वल टू 26, ये कितना हो जाएगा यार, b तो 0 आ रहा है, 18, 5, 5, 3, 8, ये तो b का तो वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, b का वैल्यू 0 आ रहा है, b का वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है, b मतलब ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ते होंगे, अच्छा ठीक है ना, अब आ गया तो आ गया इसमें, है ना, तो सबके जी की वैल्यू नहीं आई है ना, तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, डी पता है मुझे, डी पता है क्या, नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं डी, फ्रॉम 4 से डी निकाल लो, है ना, फ्रॉम 4, डी पता है अपने को, है ना, डी तो पता था ना, डी तो पता है 5 है, ए डी पता है, ई पता है और जी पता है क्या, जी का वैल्यू नहीं पता, जी का वैल्यू डी पता है, डी मालूम है, ई मालूम है, एफ और जी नहीं पता, ई और एफ, ई पता है क्या, हाँ पता है, यहाँ से एफ निकाल सकते हैं आप, है ना, फ्रॉम 6 से आप एफ निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम 6 लिख दो, फ्रॉम 6, ई प्लस एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ई प्लस एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ई प्लस एफ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8, और तो यहाँ से हो जाएगा तो ई का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से रख लेना 3 यहाँ पे, है ना, 3 प्लस एफ इक्वल टू 8, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, एफ भी आ गया 5, तो किसी किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ए बी सी डी में ए पता है, टोटल 7 है ना, 3 6 7, 7 में से एक का वैल्यू पता है, 1 2 3 4 5 की वैल्यू आ चुकी है ना, किसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे, ए पता है, बी, डी आ गया, ई आ गया, अच्छा बी का भी वैल्यू आ चुका है ना, बी आ गया, ए डी ई का वैल्यू भी आ चुका है, यहाँ से डी का वैल्यू रखूँगा, ई और एफ रखूँगा, तो जी मिल जाएगा, है ना, जी मिल जाएगा, तो फ्रॉम 5 चलते हैं, फ्रॉम 5 में देखो तो जरा क्या क्या है, वहाँ से जी का वैल्यू निकल जाएगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू, अरे यार इक्वल टू में क्या है दिया हुआ, 48, अब सबकी वैल्यू रखो, तो डी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, ये 5 है, बी तो यहाँ है नहीं, ये जी मुझे निकालना है, डी का, ई का वैल्यू 3 था, और डी का वैल्यू कितना है देख लो, ई का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 48, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी 10 3 13, 25, 48 में 13 माइनस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है, 10 3 13, 48 माइनस 13, ठीक है 35, नाउ जी का वैल्यू भी आ गया, ए आया है क्या, ए पता है 1 2 3 3 3 3 4 5 6, एक और रह गया है, एक और कौन रह गया जरा बताना मुझे, ए का वैल्यू आ गया, बी आया, बी भी आ गया है, 2 3, बी आ चुका है, सी का वैल्यू बच, सी का रह गया, सी वेर इज सी, इसमें सी कहीं इन्वॉल्व नहीं है क्या, सी कहीं है नहीं क्या सवाल में अपने, चलो सी तो वहाँ से निकल जाएगा, टोटल कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे ना, तो कितने ऐसे नो लैंग्वेज वाले कितने हैं, 24 हैं, तो मैं 100 में से नो लैंग्वेज माइनस कर दूंगा तो टोटल निकल जाएगा, है ना, तो वहाँ से देखना सी निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, देखो 100 टोटल स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट है ना, उसमें से नो लैंग्वेज वाले, तो इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, नो लैंग्वेज कितने हैं 40, नो लैंग्वेज 24 हैं, तो 100 में से मैं 24 माइनस कर दूंगा तो जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज, तो ये आ जाएगा 76 इक्वल टू, अब इन सबकी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 18 है ना, बी तो 0 था, सी तो मुझे निकालना है, डी का वैल्यू 5 है, ई का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू मैंने निकाला है, एफ का वैल्यू 5 है और ये 35, ठीक है, अरे मैं कहाँ चला गया, 5 और 35, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 40 45
45 और ये 40 हो जाएगा, 45 48, 48 में 20 ऐड करो, 48 में 20 ऐड करेंगे तो हम 68, 28 ऐड करेंगे ना 68, तो ये हो जाएगा 66। तो सी का वैल्यू स्टूडेंट ना 10 आ रहा है, सी का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 40, 45, 48, 48 प्लस 10, 58 प्लस 8, 66। हाँ, सी का वैल्यू 10 आ गया, हो गया। ए बी सी डी एफ जी सब निकल गया। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। एक्चुअल में सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग हिंदी, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि हिंदी पढ़ते हैं, मतलब मुझे नंबर ऑफ हिंदी निकालना, नंबर ऑफ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी पढ़ते होंगे। अच्छा, सिर्फ हिंदी नहीं निकालना, हिंदी वाला निकालना। तो हिंदी में कौन कौन है देखो तो जरा, हिंदी में, हिंदी वाले गोलों में कौन कौन है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, है ना। हिंदी वाले में कौन कौन है, ये जो सी है ओनली हिंदी है, लेकिन हिंदी वाले में कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री हिंदी संस्कृत पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तीनों पढ़ते होंगे, है ना। तो इसमें बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ क्या आ जाएगा, कहाँ गया जी, बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ, है ना, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ये इसकी वैल्यू रख दो। बी का वैल्यू तो चलो 0 था, ई का वैल्यू 3 था, सी का वैल्यू 10 आया था, एफ का वैल्यू आई हो 5 निकाले थे। चलो देखता हूँ मैं, बी तो 0 था, ई 3 था, सी 10 आया है, एफ का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, 5 निकाला था। वाह, सब याद हो गया मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 + 18, ये 18 हो गया। ठीक है, अब लिखा हुआ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और हिंदी। तो इस गोले में देखो इंग्लिश और हिंदी वाले कौन कौन है, इंग्लिश एंड हिंदी। दिस इज नॉट, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, इंग्लिश एंड हिंदी तो कंपलसरी है, संस्कृत वाला होगा भी नहीं होगा, कुछ भी कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में देखो तो कॉमन, इंग्लिश और हिंदी में कॉमन देखो तो ये है बी प्लस ई, कौन है कॉमन, बी प्लस ई, तो रख दो इसमें। ई का वैल्यू कितना निकाला हूँ मैं, 3। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है मुझे इंग्लिश एंड हिंदी, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन समझाया हुआ हूँ, तो ये हो जाएगा ई, जो कि कितना 3 आ जाएगा। हो गया, समझ गया। तो इस तरीके से मैंने ये वाला भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से कर दिया। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले तो सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिया, पहले का 18 आया, दूसरे का 8 आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना जो सेट चैप्टर पे ना जो PYQs आए हुए हैं ना जेई में, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप अगले क्लास में आइएगा ना, तो नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो आप यहाँ तक टोटल आपको 4 वीडियो मिल चुका है, यहाँ तक पूरा पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।